So, we are starting with chapter number 5, Emerging Modes of Business का बिल्डअप मैंने ऑलरेडी लेक्चर में दे दिया है और हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं इस बात से कि इसमें 3 ट्रेंड्स हैं और तीनों में से दो ही ट्रेंड इस चैप्टर में है। एक ट्रेंड जो है चैप्टर नंबर 10 में कवर होगा। कौन कौन से हैं वो 3 ट्रेंड्स? ई बिजनेस, आउटसोर्सिंग और इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन चैप्टर नंबर 10 में। फिलहाल हम ई बिजनेस पे फोकस करते हैं, पहला टॉपिक पढ़ते हैं। ई बिजनेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मतलब, देखो, बिजनेस में वेरियस एक्टिविटीज होती है, जैसे गुड्स, रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोडक्शन करना, सेल्स करना, मार्केटिंग करना, और आपस में इंटरेक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है, वर्कफोर्स को गाइड करना, उनसे काम लेना, उन्हें ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देना। ये सब बिजनेस एक्टिविटीज हैं। ऐसी ढेरों, कितनी सोच सकते हो सोचो कि एक बिजनेस करने के लिए आपको कितनी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। इन्हीं को मैं बिजनेस एक्टिविटीज बोल रहा हूँ। ये बिजनेस एक्टिविटीज अगर हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ करें, मतलब परचेज टेक्नोलॉजी के साथ, दैट मीन्स इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, सेल्स इंटरनेट के इस्तेमाल से कर रहे हो, वर्कफोर्स को रिक्रूट इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हो, उनको डायरेक्शन इंटरनेट की हेल्प से दे रहे हो, उनसे रिपोर्टिंग इंटरनेट की हेल्प से ले रहे हो, मतलब जो भी बिजनेस में होता है वो एक्टिविटीज में आपने टेक्नोलॉजी को इनपुट कर दिया। अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब है आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहे हो। दैट मीन्स डेफिनेशन बड़ी सिंपल हो गई। कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज, वही बिजनेस एक्टिविटी जो ट्रेडिशनल तरीके से हो रही थी, उनका कंडक्ट, उन उसका कंडक्ट कैसे कर दिया हमने? ओवर इंटरनेट, नेटवर्क को इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को इस्तेमाल करके, डिवाइसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल फोन हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, और बिजनेस एक्टिविटीज की जा रही है। तो सारी बिजनेस एक्टिविटीज जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को इस्तेमाल करके की जाएंगी, उनको हम ई बिजनेस बोले। और कस्टमर की नीड एंड वांट सेटिस्फाई करने के लिए आज के समय पे एक नया तरीका आया है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। और इस चीज को तुम लोग बहुत अच्छे से समझते हो। कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी ओवर इंटरनेट मींस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और एनी अदर नेटवर्क। इंटरनेट के अलावा एनी अदर नेटवर्क पे मैंने फोकस किया है कि एनी अदर नेटवर्क क्यों लिखा है। व्हाई हियर आई एम मेंशनिंग एनी अदर नेटवर्क? फॉर सिक्योरिटी पर्पस कुछ लोग ओपन इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसमें सिक्योरिटी और पासवर्ड का इस्तेमाल होगा। और उस सिक्योरिटी और पासवर्ड की हेल्प से केवल वही लोग उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे जिनको परमिशन है। इस बात को तुम समझते हो कि सिक्योर्ड नेटवर्क एक तरह से, है ना? इंटरनेट कैसा है? बिल्कुल ओपन, आप कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी एक्सेस कर लो। अगर इसी को हम सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड कर देंगे, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देंगे, तो ये वीपीएन कहलाने लगेगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मतलब एक तरह का प्राइवेट की तरह बिहेवियर हो जाएगा उसका, होता इंटरनेट ही है बट उसका बिहेवियर प्राइवेट की तरह हो जाता है। वीपीएन बोलते हैं उसे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो कंपनी जनरली कस्टमर्स के लिए इंटरनेट ही अलाउ करती है, लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए वो दूसरे तरह के नेटवर्क यूज़ करते हैं, जिनको हम वीपीएन कहते हैं, जिसमें वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड मेथड इस्तेमाल करते हैं। कौन सा एम्प्लॉय किस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, कौन सा एम्प्लॉय किस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकता है, वहाँ पे वो चेक एंड बैरियर लगाते हैं अपने नेटवर्क। इसलिए बुक में ये जो वर्ड लिखा है एनी अदर नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट। फर्म में यूज़ फॉर सिक्योरिटी रीज़न, इसको दूसरे टाइप के जो नेटवर्क है वो इसलिए फर्म जो है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस्तेमाल करती है। वैसे तो इंटरनेट सफिशिएंट चीज़ है जिसमें आप बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हो। वो सारी बिजनेस एक्टिविटी जो इंटरनेट पर परफॉर्म होती है या दूसरे किसी तरह के नेटवर्क पर परफॉर्म होती हैं, है वो बिजनेस एक्टिविटी ही, जैसे परचेज, सेल, मार्केटिंग।
जैसे आप नॉर्मली बिजनेस एक्टिविटी करते हो, वो सारी भी बिजनेस एक्टिविटी ही है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रही हैं, जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है या किसी और तरह के नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें ये भी कह सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल भी होता है। बुक में नहीं लिखा है, बट यू कैन राइट दैट। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इस्तेमाल होंगे, लैपटॉप, मोबाइल, इस तरह के डिवाइसेस यूज हो, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही, उनके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डेटा ही मूव करता है। तो बिजनेस एक्टिविटी अगर इलेक्ट्रॉनिकली करनी है तो ई बिजनेस, सिंपल। बिजनेस एक्टिविटी नॉर्मली कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं तो ई बिजनेस। ये डेफिनेशन है। एक टर्म और होती है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स और ई बिजनेस का कंपैरिजन बनाया है मैंने, है ना। सबसे इजी तरीका है सोचने का, ई बिजनेस बड़ा बलून है, ई कॉमर्स उसके अंदर छोटा बलून है, ठीक है ना। ई बिजनेस बड़ा बलून है, ई कॉमर्स छोटा बलून। मतलब क्या है इसका, ई बिजनेस को डिफाइन करते करते करोगे तो ई कॉमर्स तो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि वो उसी का हिस्सा है, एक छोटा हिस्सा है। अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो मध्य प्रदेश उसके उसी का हिस्सा है ना। तो इंडिया को डिफाइन करोगे तो मध्य प्रदेश भी डिफाइन होगा, अपने आप होगा। पर अकेले मध्य प्रदेश को डिफाइन करने से पूरा इंडिया डिफाइन नहीं होगा। वहाँ तो और भी राज्य है, वहाँ का कल्चर अलग है, भाषा अलग है, तरीके अलग है लोगों के रहने के, काम करने के। तो वैसा ही समझो, ई बिजनेस डिफाइन होता है तो ई कॉमर्स तो डिफाइन हो ही जाता है। ई कॉमर्स अगर हम अकेला डिफाइन कर रहे हैं तो उसका मतलब ही ई बिजनेस नहीं है। मतलब और भी एस्पेक्ट हैं जो कवर करने पड़ेंगे ई कॉमर्स के अलावा, तब बनेगा ई बिजनेस। इसलिए ई कॉमर्स पहले समझो। ई कॉमर्स में केवल और केवल कितना पार्ट आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर आप गुड्स या सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, गुड्स या सर्विस दोनों प्रोडक्ट है, सेलर या प्रोड्यूसर अपने गुड्स या सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को ई कॉमर्स बोलते हैं बस। पर डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोड्यूसर अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए करता है, बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज हैं। तो ये सिर्फ कॉमर्स हुआ, ये सारी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ये एक तरह की बिजनेस एक्टिविटी है। इसके अलावा देखो, प्रोडक्शन एक और बिजनेस एक्टिविटी है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, एडमिन है, ये सब भी बिजनेस एक्टिविटीज है। जैसे कॉमर्स एक बिजनेस एक्टिविटी है, तो अकेला कॉमर्स एक्टिविटी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ई कॉमर्स कहलाता है। लेकिन अगर हम दूसरी बिजनेस एक्टिविटीज को भी शामिल कर दें इसमें, प्रोडक्शन भी शामिल कर दें, अकाउंटिंग भी शामिल कर दें, फाइनेंस भी शामिल कर दें, तो फिर वो बिजनेस बन जाएगा। और अगर हम ये सारी एक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे होंगे तो ई बिजनेस बन जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है। एक सिंगल एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिकली करता हूं तो कहलाती है ई कॉमर्स। इस बिजनेस एक्टिविटी के साथ साथ में और बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी भी बिजनेस एक्टिविटी है। इन सारी बिजनेस एक्टिविटीज को अगर मैं इलेक्ट्रॉनिकली करता हूँ अलॉन्ग विद कॉमर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इन सबको मिला के अगर मैं एक ही नाम दूं तो उसका नाम होगा ई बिजनेस। ई बिजनेस बड़ा बलून है, कॉमर्स छोटा बलून है। ई कॉमर्स मतलब सिंगल एक्टिविटी, ई बिजनेस मतलब मल्टीपल एक्टिविटी अलॉन्ग विद दैट कमर्शियल एक्टिविटी। आई होप ये बात सबको समझ में। ई बिजनेस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं चार डायरेक्शंस में। डायरेक्शन समझते हो, डायरेक्शन का मतलब होता है गुड्स कहां से कहां मूव हो रहा है, कहां कहां मूव होता है गुड्स, बिजनेस से कस्टमर को। सबसे सीधी सी बात है, ये चीज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि B2C कॉमर्स मतलब गुड्स का मूवमेंट बिजनेस से कस्टमर के पास है। बिजनेस से कस्टमर को गुड्स मूव होता है, मतलब तुम कोई भी चीज खरीदते हो, एग्जांपल तुम पेन खरीदते हो, ये B2C है। अगर तुमने कोई एग्जांपल के लिए मोबाइल खरीदा, ठीक है, उस मोबाइल को उस मोबाइल को खरीदने के बाद उसमें कोई इशू आया, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इशू आया वगैरह वगैरह, और तुम चाहते हो कि कंपनी को इस बारे में कंप्लेंट की जाए,
इसकी वारंटी को यूज़ किया जाए, इसे ठीक कराया जाए, आप उसके कॉल सेंटर को कॉल करते हो। टोल फ्री नंबर देती है कंपनी अपने प्रोडक्ट में, अगर कोई कंप्लेंट है तो उस कंप्लेंट को आप कहाँ फाइल करोगे उसके लिए टोल फ्री नंबर मिलता है। कस्टमर भी अपनी तरफ से एक्सेस करता है बिजनेस को। ऐसे ही हमेशा अप्रोच जो है बिजनेस की तरफ से ही होगी ऐसा जरूरी नहीं। हम अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम ही अपनी इंक्वायरी डालते हैं। तो B2C का डायरेक्शन कभी बदल भी सकता है, C2B भी हो सकता है। इसका मतलब है कि आप अपनी सर्विस की डिमांड, कस्टमर अपनी सर्विस की डिमांड अपनी तरफ से भी करता है। इसके दो एग्जांपल हैं, जैसे वो टोल फ्री नंबर पे कॉल्स करता है उनके कॉल सेंटर्स को, और फ्रीडम एंजॉय करता है शॉपिंग के लिए। तो ये जो B2C कॉमर्स है इसमें दो एलिमेंट है, एक बिजनेस, एक कस्टमर। बिजनेस से कस्टमर को कुछ चीजें, कई बार डायरेक्शन वही होती है कि बिजनेस ही अप्रोच कर रहा है हर बार कस्टमर को, कई बार कस्टमर भी अप्रोच करता है बिजनेस को। तो B2C और C2B डायरेक्शन का अंतर है, कहाँ से इंक्वायरी गई, किसने किसको अप्रोच किया, पर एलिमेंट दो ही हैं, बी और सी, मतलब बिजनेस और कस्टमर। ये एक तरह का सेगमेंट हो सकता है जिसपे आप ई बिजनेस को समझ सकते। ये एक डायरेक्शन है समझने की, ई बिजनेस को, ठीक है। दूसरी डायरेक्शन समझो, C2C कॉमर्स। यहाँ पे दोनों कंपोनेंट कस्टमर है, मतलब कस्टमर ही गुड्स एंड सर्विस दे रहा है, कस्टमर ही गुड्स एंड सर्विस ले रहा है। एक कस्टमर ही इंक्वायरी कर रहा है, दूसरा कस्टमर उसकी इंक्वायरी को रिस्पॉन्स कर रहा है, या वाइस वर्सा। इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस भी होता है। इसका एग्जांपल है OLX, क्विकर, जहां पे यूज प्रोडक्ट को लोग एक दूसरे से डिमांड करते हैं और गुड यूज प्रोडक्ट खरीदते हैं, कस्टमर ही कस्टमर से गुड्स खरीद रहा है। इस तरह के पोर्टल हम देखते हैं। और मैं तुम्हें मजेदार बात बता दूं, देखो यार, बिजनेस होता है तो उसकी अपनी एक रेपुटेशन है, ठीक है। कस्टमर की तो अपने गुडविल और रेपुटेशन नहीं होती ना। मैं अगर किसी कस्टमर से कोई गुड्स खरीद रहा हूँ तो मुझे कैसे ये भरोसा होगा कि मेरे पैसे देने के बाद वो सामने वाला कस्टमर जो है वो मुझे गुड्स डिलीवर करेगा ही करेगा। इसके लिए बहुत सारे पोर्टल हैं, जैसे रेजर पे, अगर तुमने नाम सुना हो, या पेपाल। इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंटरमीडियरी का रोल प्ले करते हैं। वो जब एक कस्टमर पेमेंट करता है तो उस पेमेंट को होल्ड कर लेते हैं अपने पास, जब तक गुड्स डिलीवर नहीं हो जाता। जब तक गुड्स डिलीवर नहीं हो जाता तब तक पेमेंट रिलीज नहीं करते वो, ठीक है। तो किस चीज़ की श्योरिटी के लिए कि गुड्स डिलीवर होगा तभी पेमेंट होगा, कुछ इंटरमीडियरीज इस्तेमाल होते हैं इस तरह की बिजनेस में, इस तरह के ई बिजनेस में। और यहाँ डायरेक्शन है कस्टमर से कस्टमर, एक कस्टमर से गुड्स एंड सर्विस दूसरे कस्टमर को दिया जा रहा है, वो या वो डिमांड कर रहा है, ठीक है। अभी इसमें तुम उल्टे डायरेक्शन बनाओगे तो भी वो C2C ही कहलाएगा ना। अब यहाँ C1 C2 अगर लिख लेते तो तुम कह सकते थे कि यार C1 ने C2 से डिमांड किया या C2 ने C1 से डिमांड किया, लेकिन कस्टमर टू कस्टमर बेसिकली ये डायरेक्शन है। जब B2C था तो हमने वैसा डिस्कस कर लिया, B2C का रिस्पॉन्स भी हो सकता है, C2B भी हो सकता है, मतलब जहाँ पे इंक्वायरी या डिमांड कस्टमर से बिजनेस की तरफ भी आ सकती है, जिसका एग्जांपल मैंने कॉल सेंटर और अमेजन जैसे होटल्स दिए, जहाँ पे अपनी चॉइस से कस्टमर्स बिना मार्केटिंग के, मतलब बिजनेस वाले का फोन नहीं आया, बिजनेस वाले ने आपको अप्रोच नहीं किया, उसका मेल नहीं आया, आप ही जो है अपनी तरफ से इंक्वायरी कर रहे हो, प्रोडक्ट पसंद कर रहे हो, उसका कलर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, और फिर आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, तो वहाँ पे B2C और C2B चलेगा। अभी C2C में क्या करोगे डायरेक्शन, देयर इज नो डायरेक्शन। एक बार पढ़वा देता हूँ मैं इसे। ये खास बात है कि यहाँ पे पेमेंट सिस्टम को ध्यान रखो कि एक इंटरमीडियरी यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए पेपाल, ये क्या करता है, ये पैसे को तब तक होल्ड करता है क्योंकि यहाँ पे यार कोई बिजनेस की गुडविल या ब्रांड नहीं जुड़ी है कि आप उस पर भरोसा कर लोगे। सामने वाला कोई कस्टमर है, कोई रैंडम पर्सन है, आपने पैसे दे दिए और उसने गुड्स डिलीवर नहीं किया, तो पेपाल
जब ये इंश्योर कर लेगा कि आपको डिलीवरी मिल गई है तभी उसको पैसे रिलीज करेगा। मतलब आपसे पैसे उसी समय ले लेगा, उधर से गुड्स मूव करेगा, इधर से आपके पैसे कट गए, लेकिन पेपाल ने उसको होल्ड कर रखा है पैसों को। गुड्स आपका डिलीवर हो गया तब वहां पेपाल उसको पैसे रिलीज करेगा, तो दोनों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ठीक है, आगे चलो। B2B कॉमर्स, ये भी एक डायरेक्शन है बिजनेस करने की। हाँ, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे भी कोई रिवर्सल नहीं बन सकता जैसे C2C में नहीं बन सकता। वो बस एक ही जगह था, बिजनेस टू कस्टमर और कस्टमर टू बिजनेस। तो B2B कॉमर्स में क्या होता होगा यहाँ पे? जो सबसे खास बात है वो ये है कि एक बिजनेस, जैसे एग्जांपल के लिए मारुति कार वाला है, ठीक है, तो मारुति कार जो है वो बिजनेस करता है, वो कार बेचता है और कार के कंपोनेंट्स कहीं से खरीदता है। जैसे टायर्स उसको खरीदने होते हैं, सपोज एग्जांपल के लिए C8 के टायर्स खरीद रहा है या अपोलो के टायर्स खरीद रहा है, तो वो अपोलो वाला भी बिजनेसमैन है, मारुति वाला भी बिजनेसमैन है। मारुति वाला बिजनेसमैन अपोलो वाले बिजनेसमैन से टायर्स को परचेज कर, ये B2B हो गया। या आप एग्जांपल के लिए इसका एक लेयर नीचे उतार देता हूं, आप टैक्सी चलाने का काम करते हो, आप बिजनेस करते हो। अब आपने एक कार खरीदी मारुति वालों से, तो मारुति वाले भी बिजनेसमैन है, आप भी बिजनेसमैन हो, और आप मारुति वालों से कार खरीद रहे हो। तो B2B, गुड्स और सर्विस का मूवमेंट हो रहा है एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के पास, ये दूसरी डायरेक्शन हो गई। तीसरी डायरेक्शन हो गई, एक हो गई बिजनेस टू कस्टमर, एक हो गई कस्टमर टू कस्टमर, एक हो गई बिजनेस टू। तो बिजनेस टू बिजनेस में जो एक्सप्लेन करने की बात है वो यही है कि मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के पास होती है। एक बिजनेस का जो आउटपुट है दूसरे बिजनेस के लिए वो इनपुट है। मारुति वालों के लिए टायर इनपुट है, इनपुट है मतलब वो कार बनेगी नहीं बिना टायर्स के, तो टायर इनपुट हुआ, कार आउटपुट हुआ मारुति वालों के लिए। ठीक है, तो उनको इनपुट के लिए किसी और का आउटपुट यूज करना है। अपोलो वालों के लिए टायर खुद ही आउटपुट है, वो टायर ही बेचते हैं। तो एक बिजनेस का आउटपुट दूसरे बिजनेस का क्या बन जाता है? इनपुट बन जाता है, और इस तरीके से बिजनेस होता है। इस तरह के बिजनेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम कह सकते हैं दिस इज B2B कॉमर्स। और ये सब हम इलेक्ट्रॉनिकली करने वाले, मतलब जिसके अंदर एक्टिविटीज ओवर इंटरनेट या एनी अदर नेटवर्क होगी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगी। ये पूरा चैप्टर चल रहा है बस। आई होप मेरी बात समझ में आई। इसकी प्रॉपर्टी ऐसे समझ सकते हो कि सबसे बड़ा वॉल्यूम बिजनेस का अगर हम बात करें वॉल्यूम की टर्म्स में, तो वो B2B ही होता है। बिजनेस टू बिजनेस ही सबसे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, साइज ऑफ ट्रांजेक्शन या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत हैवी होता है। कस्टमर कितना, तुम कितना कुछ खरीद के लाते हो बाजार में, पर सोचो एक होलसेलर और रिटेलर के बीच में क्या क्वांटिटी डील होती होगी, और एक प्रोड्यूसर और होलसेलर के बीच में क्या क्वांटिटी डील होती होगी। एक ही ट्रांजेक्शन कितनी ह्यूज क्वांटिटी का होता होगा। सपोज तुम तो केले लेके आते हो 1 दर्जन, 2 दर्जन, 4 दर्जन ले आओगे, ये तुम हो कस्टमर, तुमने ठेले वाले से खरीदे, दो 2 दर्जन केले तुमने खरीदे। ठेले वाला कितना लेके आया था? एक ठेला पूरा, मतलब समझ लो 100 दर्जन। और जिससे वो लेके आया था उसने प्रोड्यूसर से, फार्मर से कितना खरीदा होगा? एक ट्रक या 2 ट्रक। तो जो बिजनेस और बिजनेस करने वाले लोग हैं वो आपस में जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वहां पे ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू B2C में जो वॉल्यूम होता है। आखिरी जो इसका टॉपिक है वो ये है कि इंट्रा बी कॉमर्स। ये जो इंट्रा वर्ड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड होता है इंटर, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन। और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। इंट्रा बी, इंट्रा बी मतलब विद इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर भी बहुत सारी चीजों का लेना देना, मतलब गुड्स का और सर्विसेज का लेना देना होता है एक ही बिजनेस में। एग्जांपल के लिए टाटा का एग्जांपल ले लेते हैं। टाटा में, जो टाटा लिमिटेड है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे उनके डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे पर्सन्स हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। डिपार्टमेंट्स का मतलब हो गया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। बिजनेस की एक्टिविटी के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं।
वो सारे डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे से सर्विसेज लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, रिपोर्टिंग लेते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आपस में ये सब चीजें वो इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं और हम इसे ई बिजनेस का ही हिस्सा मानते हैं। और इस तरीके से जो चीजें हो रही हैं उनका हमने नाम रखा है इंट्रा बी कॉमर्स। मतलब विद इन बिजनेस जो बातें चल रही है, बिटवीन बिजनेस। इंटर बी क्या है सर? ये इंटर बी थे सारे, बी टू बी, मतलब दो बिजनेस के बीच में, बिटवीन टाटा एंड रिलायंस। ऐसा अगर होगा तो इंटर बी कहलाएगा, बिटवीन टाटा एंड रिलायंस अगर कोई बिजनेस हुआ तो। और अगर टाटा के अंदर ही एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से डील कर रहा है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से डील कर रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे इंट्रा बी। एग्जाम्पल के लिए जैसे इन्वेंट्री को लेके डील होती है, कैसे होती है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, तो ये इंट्रा बी हो गया। मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से डील कर रहा है। रिपोर्टिंग है ना, जिसे मैनेजमेंट अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शन देता है और सबॉर्डिनेट उस डायरेक्शन को पूरा करने के बाद उनको रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि हमने ऐसा ऐसा कर दिया जैसा जैसा आपने कहा था। एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, किसी पर्सन को सिलेक्ट करना है, रिक्रूट करना है, उसकी सैलरी डिसाइड करना है, उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करना है, उसे बोनस देना है या नहीं देना है, ये सब सारे फंक्शन एचआर फंक्शंस कहलाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इसको हैंडल करता है, तो उसे कई बार कम्युनिकेशंस करने पड़ते हैं दूसरे एम्प्लॉयज के साथ। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन उसी का हिस्सा हो गया। ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट मतलब समझते हो तुम कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है या कोई नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं, तो उस प्रोडक्ट पे पहले हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं, उन्हें समझाते हैं ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, बन जाने के बाद उसका यूज सिखाते हैं, उसके बाद मार्केटिंग टीम वालों को ये सिखाते हैं कि इसके अंदर ये यूटिलिटीज मिलेंगी जो आपको कस्टमर्स को जाके। तो ये सब जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट वाला पार्ट है ये भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के हैं, राइट। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। ई बिजनेस को हम चार डायरेक्शंस में क्लासिफाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, देखो। डायरेक्शन बी टू सी, जिसके रिस्पॉन्स में सी टू बी भी हो सकता है, उसका एग्जांपल मैंने तो सी टू सी, कस्टमर से कस्टमर, और कस्टमर से कस्टमर, और बिजनेस से बिजनेस। एंड द लास्ट थिंग विद इन बिजनेस, विद इन बिजनेस को हम बोलेंगे इंट्रा बी, इंट्रा बिजनेस। हमारी बुक में एक डायग्राम है, तो अच्छे से समझना, अगर कोई डाउट हो तो मुझे। बहुत इजी लगेगा वो डायग्राम अब तुम्हें ये सब बातें समझने के बाद। ओके। बेनिफिट्स ज़्यादा हो जाएंगे इसी लेक्चर में, मैं इसको यहीं रोकता हूँ, फिर बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस बताता हूँ।